हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कुछ ब्रेक के बाद में दोबारा मिलना हुआ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमने न्यूक्लिक एसिड तक बेसिक टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब होता है प्रोसेस विच आर टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होगी, आप उन प्रोसेस को फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहेंगे। जैसा हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, हम लोग ब्रीदिंग परफॉर्म करते हैं, एक्सक्रीशन है, ये सब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। प्लांट भी इसी तरह से कई सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करता है, लेकिन आज हम ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, जिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से दुनिया के सारे एनिमल और ह्यूमन मतलब हम लोग अपना फूड ऑब्टेन कर पाते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को हिंट लग गई होगी कि हम कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। कैन यू गिव द आंसर इन चैट बॉक्स प्लीज? ब्लड सर्कुलेशन कशिश का आंसर है। ब्लड सर्कुलेशन बेटा एनिमल में। हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड, वेरी गुड। देखिए 2-3 कमेंट करेक्ट है, तो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस विच इज एबल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन द अर्थ। वेरी गुड, प्रज्वल का भी आंसर करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस, one of the single process through which oxygen is produces in entire atmosphere, and also one of the single process through which every heterotrophic organism obtain their food। अब ये जो टर्म है, इस टर्म में दो अलग अलग बातें हैं। एक है फोटो, तो यहां पे फोटो का हम लोग मतलब लेंगे लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप सब लोग जानते हैं कि लाइट का सबसे बेस्ट सोर्स सन होता है। तो सन से जो लाइट अर्थ सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, हम उसको विजिबल स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम कंस्टिट्यूट 7 डिफरेंट कलर्स: वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऑल दिस कलर्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ। हर एक कलर का अपना अपना वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ किसे कहते हैं, ये थोड़ा फिजिक्स का पार्ट आ जाता है, लेकिन मैं आपको एक दो सेंटेंस में समझा दूं। देखिए, सूरज से लाइट की जो किरणें जमीन की तरफ आती है, एक जो किरण रहेगी उसे हम कहेंगे रे ऑफ लाइट, और बहुत सारी किरणों का जो कलेक्शन रहेगा उसको हम नाम देंगे बीम ऑफ लाइट। आपने मैचिस्टिक देखा होगा, माचिस, अगरबत्ती जलाने के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए जो हम माचिस यूज करते हैं, उसको आप जब ओपन करते हैं न्यू मैचिस्टिक को, उसमें बहुत सारी स्टिक्स होती हैं, सभी को कलेक्टिवली मिलाकर आप नाम देंगे बीम। और उसमें से जब आप सिंगल स्टिक निकालते हैं जलाने के लिए, तो उसे आप कहेंगे रे। ओके, तो मैं रे ऑफ लाइट की यहां पे बात कर रहा हूं। सपोज दिस इज अर्थ सरफेस। अर्थ और सन के दरमियान एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, उस लेयर को हम लोग ओजोन के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला है O3। सूरज जितना भी रेडिएशन इमिट करता है, उस कंप्लीट रेडिएशन को हम नाम देंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कंप्लीट स्पेक्ट्रम ओजोन पर आकर टिकेगा। 50% स्पेक्ट्रम को ओजोन ऊपर ही रोक देगी, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है, कैंसर कॉज कर सकता है। तो जो स्पेक्ट्रम ऊपर रुक जाएगा, इसको हम लोग नाम देंगे इनविजिबल स्पेक्ट्रम। ओजोन
जिस स्पेक्ट्रम को ट्रांसमिट करेगी, ट्रांसमिट यानी आर पार सेंड कर देना, तो उस स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रम विच इज रेस्ट्रिक्टेड बाय ओजोन, रेस्ट्रिक्टेड यानी रोक दिया गया, जिस स्पेक्ट्रम को किसने रोका, ओजोन ने, तो दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज इनविजिबल स्पेक्ट्रम, जिसमें इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव ये सब आ जाएंगे। ओजोन से ट्रांसमिट होकर जो स्पेक्ट्रम अर्थ सरफेस पर आएगा उसको हम नाम देते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसमें ये 7 डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं। सबसे कम वेवलेंथ रहेगी वायोलेट की और सबसे ज्यादा वेवलेंथ रहेगी रेड की। वेवलेंथ मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करने जा रहा था। तो सपोज बच्चों दिस इज अ रे ऑफ लाइट, जरा गौर से देखिएगा, ये जो लाइन में ड्रॉ किया ये एक्चुअली क्या है, रे ऑफ लाइट। और ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह चींटियां लाइन बना करके चलती है। तो यहां पर चींटियों की जगह पर फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ऑल दिस आर द फोटॉन्स। फोटॉन इज सिंगल यूनिट ऑफ रे ऑफ लाइट। कई सारे फोटॉन मिलकर के रे ऑफ लाइट बनाते हैं, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, ये सब इनफाइनाइट नंबर में होते हैं। अब ये जो फोटॉन है इसका शेप स्फेरिकल है, जैसा हम लोग लेमन देखते हैं, नींबू स्फीयर शेप का है, उसी शेप का फोटॉन होता है। और बच्चों याद रखिएगा कि इस फोटॉन के अंदर एनर्जी छुपी हुई होती है। जैसा लेमन के इनसाइड में जूस रहता, सेम उसी तरह से फोटॉन के इनसाइड में कौन है, एनर्जी। और फोटॉन के इनसाइड में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्वांटम नाम देते हैं, क्वांटम ऑफ एनर्जी। आप लोग इन सभी वर्ड से फैमिलियर होंगे, कभी ना कभी आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे, लेकिन आज मौका है कि हम इन सब वर्ड्स का कलेक्शन करके एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। सो रे ऑफ लाइट is made up of so many repeated particle. Each particle is called as photon. Shape of photon is spherical. Inside the photon, energy is present and that energy is known as quantum of energy. और थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं तो इस एनर्जी को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला है E is equal to h nu. ओके चलिए, ये मोर देन सफिशिएंट है क्योंकि हम बहुत सारा फिजिक्स की तरफ बढ़ जा रहे हैं। वेवलेंथ किसे कहते हैं, अब भी हमारा क्वेश्चन बाकी है। तो ये देखिए फर्स्ट फोटोन एंड सपोज दिस इज सेकंड फोटोन। ये दोनों फोटोन जस्ट एक के बाद एक है, जिनको हम 2 सक्सेसिव फोटोन या 2 एडजेसेंट फोटोन कह सकते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव फोटोन इज नोन एज वेवलेंथ। वेवलेंथ ये एक डेफिनेशन है। इसी तरह से अलग अलग कंसेप्ट में वेवलेंथ की डिफरेंट डेफिनेशन आती हैं, जैसा कि क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वो अलग कंसेप्ट में आ जाएगा। हम यहां पर बेसिक स्टडी कर रहे हैं, तो देखिए 2 एडजेसेंट फोटोन के दरमियान जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। एग्जांपल, जब हम लोग स्कूल में असेंबली में जमा होते हैं, जब राष्ट्रगान होता है तो उस समय, या पीटी भी होती है कई मर्तबा स्कूलों में, तो स्टूडेंट को डिस्टेंस से खड़े किया जाता है एक ही लाइन में। फिर दूसरी क्लास के लिए दूसरी लाइन होती है, तीसरी क्लास के लिए अलग लाइन होती है। अब हम खड़े हैं और हमारे सामने एक और स्टूडेंट खड़ा है, हम दोनों सक्सेसिव हैं, एडजेसेंट है, और हम दोनों के दरमियान अगर 2 फीट का डिस्टेंस है, 2 फुट का डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को वेवलेंथ यहां पे कहा जाएगा। क्लियर? सो व्हाट इज वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव फोटोन। तो बच्चों कभी नहीं भूलना है, ये सिर्फ नीट के एग्जाम तक नहीं बल्कि जिंदगी भर ये छोटी छोटी चीजें हमको याद रखनी है, क्योंकि याद रखिए कि हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं और बहुत सारे लोग सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड लोगों पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, हमारे रिस्पेक्ट भी करते हैं और हमारी बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जब हमारे पास में नॉलेज रहेगी
तो हम उतने नॉलेजफुल बात कर पाएंगे जिसकी वजह से सामने वाला भी हमसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। और यही चीजें हमारे आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के काम में आने वाली है। तो चलिए, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फोटॉन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। अब मैंने यहां पे आपको बताया कि भाई वायोलेट की वेवलेंथ सबसे कम है और रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि सपोज ये वायोलेट के फोटॉन हैं जो अर्थ पर इंसिडेंट हो रहे हैं, और ये रेड वेवलेंथ के फोटॉन हैं जो अर्थ पर ही इंसिडेंट हो रहे हैं। आप देखेंगे कि वायोलेट के सक्सेसिव फोटॉन के दरमियान का डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन रेड में सक्सेसिव फोटॉन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। देयरफॉर वी कैन से दैट द वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायोलेट। जैसे जैसे आप वायोलेट से आगे बढ़ेंगे, हर एक लाइट का, हर एक कलर का वेवलेंथ बढ़ता 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 चला जाएगा। सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगा रेड का। ओके, तो हमने बात यहां से शुरू किया था कि सन इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, और ये लाइट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब प्लांट्स जो ऑर्गेनिज्म है, आप लोग जानते हैं कि प्लांट को हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखिए, ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर सेल्फ फूड और ओन फूड मटेरियल without dependent on other organism, they are called as autotrophic organism. And all the animals as well as humans are referred as heterotrophic organism. फिर से ट्रॉफिक वर्ड आ गया, मतलब इसका क्या होगा? फूड। और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज? मीनिंग इज द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, मैं अपना फूड कौन से मटेरियल से ऑब्टेन करता हूं? बेसिकली दिन भर में, डेली लाइफ में हम जो खाना खाते हैं उसमें सबसे प्रायोरिटी वाली चीज है रोटी। रोटी गेहूं से बनती है, ज्वार से बनती है, बाजरा से बनती है। तो ये गेहूं, ज्वार, बाजरा, दे आर द प्लांट प्रोडक्ट, यानी कि हम अपनी रोटी के लिए प्लांट नाम के ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, कई लोग एग्स कंज्यूम करते हैं तो वो एनिमल पे, बर्ड्स पे डिपेंड हो गए। कई लोग मीट, चिकन कंज्यूम करते हैं, वो एनिमल के ऊपर फिर से डिपेंडेंट हो गए। सो ऑर्गेनिज्म which depend on other organism for its food is known as heterotrophic organism. लेकिन प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। अब ये जो लाइट एनर्जी है, कई लोगों के इसके बारे में मिसकंसेप्शन है कि भाई लाइट जब लीफ के अंदर पेनिट्रेट होती है तो उस लाइट से फूड बन जाता है। जी नहीं बच्चों, आप इस कंसेप्ट को और एक मर्तबा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मेरा फर्ज है, मेरा काम है कि आपके कंसेप्ट को अच्छे से मैं क्लियर कर दूं, अगर जो मैं टॉपिक आपके सामने पढ़ा रहा हूं। मान लीजिए कि आप चाय बना रहे हैं। चाय बनाने के लिए आपने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में आपने मिल्क ऐड किया, थोड़ा वाटर ऐड किया, शुगर ऐड किए, और टी पाउडर यानी चाय की जो पत्ती होती है वो ऐड किए। तो ये वाटर, मिल्क, शुगर एंड टी पाउडर, दिस आर द रॉ मटेरियल। ये कौन हो गए? रॉ मटेरियल। इन रॉ मटेरियल को मिक्स करने के लिए आपको हीट एनर्जी सप्लाई करनी जरूरी है, एंड दिस हीट एनर्जी इज नॉट अ रॉ मटेरियल। समझ में आ रही ना बात? सेम इसी तरह से लाइट जब लीफ के इनसाइड में पेनिट्रेट होती है तो ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है, रॉ मटेरियल का रोल प्ले नहीं करती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सर प्लांट के लिए फिर आखिर रॉ मटेरियल है क्या? प्लांट के लिए दो रॉ मटेरियल है। एक जो आपने कई मर्तबा सुना होगा कि प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये रॉ मटेरियल है। और प्लांट वाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते।
तो मैं इसको साइड में लिखता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक्ट एज अ रॉ मटेरियल, और इन रॉ मटेरियल को मिक्स करने के लिए कौन सी एनर्जी लगेगी? लाइट एनर्जी। तो ये एरो है, एरो के ऊपर कॉमनली हम लोग कैटलिस्ट का नाम लिखते हैं, तो मैं यहां पे नाम लिखता हूं लाइट, इसको कंप्लीट लिखेंगे सनलाइट। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हेन दे गेट कंबाइंड विथ ईच अदर, what actually happening here? Listen carefully, it is very interesting point. Sunlight, when incident like this light split water molecule into hydrogen and oxygen. Hydrogen and half O2 get separated out from each other. लाइट का फोटोन पत्थर की तरह वाटर के ऊपर गिरा, तो वाटर टूट गया, वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेपरेट हो गए। अब जो हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन सेपरेट हुआ, दिस हाइड्रोजन गेट एडेड इन कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव द हाइड्रोजन एंड एनी मॉलिक्यूल which receive the hydrogen is called as reduced molecule. अब इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं। ये फिर से बोल रहा हूं, जिंदगी भर याद रखने की बात है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या हुआ? रिडक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी गुड, देखिए कमेंट बॉक्स में सब लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। बहुत, मैं फिर से बता रहा हूं कि खुशी होती है ये सब देख करके कि आपका नॉलेज बहुत ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट हो रहा है। दूसरी बात ये कि वाटर मॉलिक्यूल को आप देखें इस नजरिए से कि वाटर मॉलिक्यूल ने अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन भी सेपरेट हो गई, लेकिन पहले कौन रिलीज हुआ? हाइड्रोजन। सो वाटर अंडरगो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। सो वाटर अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंडरगो रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, दोनों वर्ड को कॉमनली मिलाकर के बना दिया गया रिडॉक्स। रिड मतलब रिडक्शन और ओएक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो हम फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन बना रहे हैं, पूरे प्रोसेस को हम एक इक्वेशन के अंदर कैद कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इस इक्वेशन में रॉ मटेरियल दो है और दोनों के साथ अलग अलग प्रोसेस हो रहा है, एक रिड्यूस हुआ, दूसरा ऑक्सीडाइज हुआ। मतलब आप ये कहेंगे कि सर फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द रिडॉक्स प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस वन ऑफ द रिडॉक्स। आप देखिए, जो देख रहे हैं ना वीडियो, तो आप भी दिल में इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप जब रिवाइज करेंगे आपको पक्का याद हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपने पूरे डेफिनेशन नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा और उतने टाइम में मैं कुछ नेक्स्ट सेंटेंस बोल दूंगा। तो उससे अच्छा आप खुद अपने मन में रिवाइज कीजिए ताकि याद हो जाए। क्या रिवाइज करेंगे? फोटोसिंथेसिस इज रिडॉक्स प्रोसेस। विच प्रोसेस? रिडॉक्स प्रोसेस। गुड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भाई वाटर से हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो गया, तो प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा उस प्रोडक्ट का नाम रहेगा CH2O बाय N प्लस वाटर के हाइड्रोजन तो चले गए, बचा कौन? ऑक्सीजन, तो प्लस O2। हालांकि रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसके बाद हमको ये बैलेंस करना पड़ेगा। अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमको ये इक्वेशन याद रखनी की है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूसेस CH2O बाय N, और CH2O जो है बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है, कार्बोहाइड्रेट। So when raw material get mixed with each other, then first product form is carbohydrate and second product is called as byproduct, and that byproduct get released in the form of gas, that is oxygen gas. तो हम लोग जो सुनते हैं
बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अपने अंदर ले लेता है। मतलब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से कम कर दिया ना, कम कर दिया मतलब रिड्यूस कर दिया। तो यहां पे रिडक्शन के दो मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग तो ये निकलता है कि भाई प्लांट ने एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लिया, मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गई। और दूसरा टेक्निकल मीनिंग जो आपके सामने है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर के हाइड्रोजन ऐड होते हैं, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। अब दूसरी एक और बात समझिए कि हाइड्रोजन खुद होकर के CO2 के पास नहीं जाते हैं। हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बीच में एक इंटरमीडिएटर, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो हाइड्रोजन को पकड़कर CO2 के पास ले जाएगा और CO2 के पास छोड़ देगा रिएक्शन करने के लिए। उस ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल का नाम है NADP। NADP इसका फुल फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं, N फॉर निकोटीन अमाइड, A फॉर एडेनिन, D फॉर डाई न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को तो आप जान गए ना अच्छी तरह से। तो दो न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हो जाते हैं NADP मॉलिक्यूल में, और P का फुल फॉर्म होता है फास्फोरस। तो आपके NADP का फुल फॉर्म बन गया निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फोरस, और इसको सिंपली तौर पे हम फॉस्फेट लिखेंगे, फॉस्फेट। आप इस फुल फॉर्म को जल्दी जल्दी याद कर लीजिए, NADP निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। विशाखा मोरे ने कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म लिखे, लेकिन बेटा देखिए डाई की स्पेलिंग अलग है, और आपने जो डाई की स्पेलिंग लिखे DY, अगर उसके आगे E आप लिख देते तो वो कलर के तौर पे यूज होता है। तो यहाँ पर स्पेलिंग भी मैटर करती है, धीरे धीरे आप उसको फर्निश कर लेंगे। तो दिस इज द ओवरऑल बेसिक इक्वेशन फॉर विच प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। तो आप अपने रजिस्टर में ये सब लिखे। आज आपका एग्जाम है, तो आप एग्जाम के लिए भी अच्छी तरह से प्रिपेयर रहे। हमने पिछले लेक्चरों में जो स्टडी किया वही एग्जाम के अंदर आने वाला है। डन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस किस तरह से एक्चुअली परफॉर्म होता है, अब इस बात को देखना है। तो देखिए बोर्ड की तरफ, सपोज दिस इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी। इन दिस प्लांट मोस्टली लीव्स आर अपीयर ग्रीन इन कलर। प्लांट बॉडी में जो ग्रीन कलर का पार्ट रहेगा वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। कई स्मॉल प्लांट ऐसे होते हैं जिनका स्टेम भी ग्रीन होता है, तो वो स्टेम भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। मोस्ट ऑफ द ट्रीज ऐसे होते हैं जिनका स्टेम ब्राउन कलर का होता है, that will not synthesize or that will not undergo photosynthesis, but the large tree have green leaves, so only leaves undergo photosynthesis. तो अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि सर ये ग्रीन कलर का फोटोसिंथेसिस से क्या संबंध है। फोटोसिंथेसिस ग्रीन ऑर्गन में ही क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था कि एक चिप है, चिप मेमोरी कार्ड की तरह, जो वेरी गुड साइनोबैक्टीरिया में डाल दी गई थी। अक्सा खान वेरी नाइस बेटा, रोहन वेरी गुड, रोहन खराटे का भी करेक्ट आंसर है, अंजलि वेरी नाइस, सुप्रिया चलो ठीक है वेरी नाइस। तो वो चिप ग्रीन कलर की होती है और जिस ऑर्गन में जाती है उस ऑर्गन को भी ग्रीन कलर का कर देती है। तो वो चिप का नाम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल जहां पर रहेगा वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। क्लोरोफिल लीव्स में है, फोटोसिंथेसिस लीफ में रहेगा। अब हम ये लाइट के पीछे पीछे चलते हैं। हम लोग यहां पर है, फॉर एग्जांपल वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड द लाइट वेरी हैप्पीली एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लाइट। लाइट की तरफ, लाइट का पीछा करते हुए हम लीफ के अंदर जाना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि रॉ मटेरियल किस तरह से मिक्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस कहां होता है। लाइट लीफ के अंदर पेनिट्रेट होने के बाद
आखिर जाती कहां पे, लाइट का फाइनल स्टॉप कहां पर है। तो अब हम लीफ के अंदर तो पेनिट्रेट एक्चुअली में नहीं हो सकते ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन लेना पड़ेगा, टीएस ऑफ लीफ। ये टीएस का फुल फॉर्म होता है ट्रांसवर्स, एस मतलब सेक्शन, ट्रांसवर्स का मतलब है बच्चों परपेंडिकुलर। आपने लीफ को हॉरिजॉन्टली स्लाइड पे रखा, ब्लेड को वर्टिकल रखा, तो देखिए लीफ और ब्लेड की पोजीशन कैसी है आपकी, परपेंडिकुलर। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स पोजीशन। आप अब ब्लेड से कई बारीक बारीक पीसेस करेंगे लीफ के, सबसे बारीक जो पीस रहेगा यानी सबसे थिन जो सेक्शन रहेगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे, बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे। थिन सिलेक्टेड सेक्शन को आप रखेंगे स्लाइड पर। मान लीजिए आपके कांच की स्लाइड है, यहां पर आपने थिन सेक्शन को रखा। अब इस सेक्शन को माइक्रोस्कोप में देखने के बाद एक किस तरह से अपीयर होते हैं जरा देखिए। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ। ये सेल से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं रेक्टेंगुलर शेप में, बहुत सारे सेल एक के बाद एक कनेक्टेड हो गए, एंड दिस सेल फॉर्म इपीडर्मिस। इपी मतलब अपर मोस्ट एंड डर्म मीन्स स्किन। तो इपीडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ। स्टेम का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे भी इपीडर्मिस कहते हैं, रूट का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे भी एपिडर्मिस कहते हैं। तो ऑफ कोर्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको ये ऑब्जर्व करना है। अब एपिडर्मिस के नीचे कुछ इलोंगेटेड बैरल शेप्ड सेल्स रहेगी। बैरल मतलब वाटर फिल करने की जो टैंक होती है हम लोगों की, उस शेप के लीफ को बैरल शेप्ड, उस शेप के सेल्स को बैरल शेप्ड सेल कहा जाएगा। So these are the barrel shaped cell which are compactly arranged. Compactly मतलब एक दूसरे से अटैच है। So this is second layer of the cell. First layer of the cell epidermis. Second layer of the cell is known as palisade. Pronunciation आप बोलना पड़ेगा आपको बार बार, palisade parenchyma. Palisade parenchyma ये नाम है सेल्स का जिन्होंने सेकंड लेयर फॉर्म किया। सेकंड लेयर के जस्ट बिलो आपको थर्ड लेयर इस तरह के सेल्स दिखाई देंगे जो स्फेरिकल एंड लूजली अरेंज्ड है। बोथ ऑफ दिस टू फर्स्ट लेयर आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड दिस लेयर हैविंग लूजली अरेंज्ड सेल्स लाइक दिस। सो ऑल दिस सेल्स आर कलेक्टिवली नोन एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। Spongy parenchyma. So palisade parenchyma, white colored layer, and spongy parenchyma, yellow colored cells. Both of these two layers are collectively known as mesophyll tissue. Mesophyll tissue. सेल्स के कलेक्शन को टिश्यू कहा जाता है। तो ये बहुत सारे सेल्स हो गए, सभी को मिला के हम नाम देंगे मेसोफिल। तो ये जो अपर एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के सेल्स के दरमियान एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसे हम नाम देते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू लाइट एनर्जी इंटर हुई, स्टोमेटा को पार करके पैलिसेड पैरेन्काइमा में। अब हम पैलिसेड पैरेन्काइमा का एक सेल यहां से निकाल लेंगे और उस सेल को यहाँ पे एक नई स्लाइड पर मैं ड्रॉ करता हूं। तो सपोज दिस इज सिंगल पैलिसेड पैरेन्काइमा। लास्ट स्लाइड देखिए, ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है लीफ का, जैसा आप देखते हैं हर प्लांट पर। ये एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर लीफ का इस तरह होता है। हमने पैलिसेड पैरेन्काइमा को निकाल लिया। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी हम ले सकते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस दोनों सेल्स में होगा, लेकिन क्योंकि पैलिसेड पैरेन्काइमा का साइज बड़ा है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं। मैनी मोर क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी इन वन पैलिसेड पैरेन्काइमा 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट।
2200 क्लोरोप्लास्ट। ओके, लाइट एनर्जी को फिर से देखें। लाइट एनर्जी इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पेनिट्रेट होती है। सो लाइट एनर्जी इंटर सपोज इन दिस क्लोरोप्लास्ट। फिर हमको क्लोरोप्लास्ट को मैग्नीफाई करना पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट को डिटेल ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि लाइट क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड में फिर कहां गई। पीछा करते करते हम जा रहे हैं ना, तो क्लोरोप्लास्ट को मैग्नीफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत काम की बात आपको बताऊं जो आप लोग भी जानते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को आज की टेस्ट के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। देखिए स्टूडेंट, हम लोग सब मिलकर के नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आने वाले 2 साल के बाद आपका नीट का एग्जाम है, लेकिन नीट के एग्जाम में नेशनल लेवल पर जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से आप भी एक हो। यह एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। इस कंपटीशन में हम लोग कौन से रैंक पर स्टैंड होते हैं, हम लोग कितने मार्क्स ला सकते हैं, कितने मार्क्स लाने पर गवर्नमेंट एमबीबीएस में हमको एडमिशन मिलेगा, 2 साल तक हमको किस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब सवाल आपके भी माइंड में होते हैं और कई पेरेंट्स के भी माइंड में होते हैं। क्योंकि रोज कभी ना कभी हमसे लोग काउंसलिंग करते हैं आकर के कि सर कैसी पढ़ाई की जाए, सर कितने मार्क्स लगेंगे, सर पिछले बार का कट ऑफ कितना था। कट ऑफ यानी मिनिमम मार्क टू ऑब्टेन गवर्नमेंट एमबीबीएस। तो कट ऑफ हर साल बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि जब आप नीट के एग्जाम में अपीयर होगे तो आउट ऑफ 720 आपका कट ऑफ रहेगा 650। आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं मेरे हर स्टूडेंट को यह बात हमेशा दिमाग में भर देता हूं कि हमको ये मार्क्स ऑब्टेन नहीं करने हैं, हमको गवर्नमेंट एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लेना है, बल्कि हमको ये 720 जो मार्क है इससे कंपीट करके आउट ऑफ 720 की प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है और इतने मार्क लेकर बताना है। नामुमकिन बात नहीं है, मुश्किल जरूर है, और इस मुश्किल को आसान करने के लिए आपके साथ हमेशा हमेशा आपके टीचर खड़े हैं। हर सब्जेक्ट के लिए, आपकी हर डिफिकल्टी के लिए, आपके हर डिप्रेशन को दूर करने के लिए, आपको हर तरह का गाइडलाइन करने के लिए, आपको हर तरह से मोटिवेट करने के लिए हमेशा चौधरी कोचिंग क्लास की टीम आपके साथ है। आपके लिए बेहतरीन इंतजाम यहां पर है, लाइब्रेरी की है। डिफिकल्टी सेशन पे तो हम सिंगल स्टूडेंट को भी ऐसा फ्री नहीं छोड़ते। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो बात बताने जा रहा हूं वो ये है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप लोग सोचिए कि आपने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर लिया, तो अब आपको एमबीबीएस में जाने के नहीं, बल्कि जो टॉप मोस्ट एम्स के कॉलेजेस है, एम दिल्ली है, यहां तक कि जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, सब आपको अप्रोच करेंगे कि भैया चलो हमारे कॉलेज में आप एडमिशन लो, क्योंकि आपने पूरे इंडिया में अपना नाम रोशन किया। तो उस वक्त की जो हमारी खुशी होती है, उस वक्त का हमारा जो मोटिवेशन होता है, हमारी खुशी को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखिए। उस वक्त हमारे पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी होती है उसका कोई मोल नहीं इस दुनिया में, उसका कोई बदला नहीं हो सकता। अब देखिए 10 साल से हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, 10th तक के हमने क्वालिफाई कर ही लिया है एक हिसाब से। अब तो हमारे पास में सिर्फ 2 साल है, लेकिन ये 2 साल में हमको ऐसी एक्सरसाइज करनी है पढ़ाई में, हमको इस तरीके से अपना परफॉर्मेंस देना है कि पिछले 10 साल का पूरा निचोड़ ये 2 साल में आ जाए। हम भी आप लोगों को इसी तरह से गाइडलाइन करते हैं कि चलो भाई आप मैक्स टू मैक्स मार्क, आउट ऑफ मार्क की आप तैयारी कर ले, आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाए। लेकिन ये सारी चीजों के बाद मैं एक और बात आपको बोलना चाहूंगा कि किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए, किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। किसी भी फील्ड में, सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और वो 2 चीजें कौन सी है बच्चों मालूम? एक है जिद और दूसरा है उस जिद को पूरा करने के लिए जुनून। कई मर्तबा बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को खिलौने की जिद करते हैं, तो कितने बार पेरेंट्स को रिपीट करते हैं कि हमको चाहिए, हमको कार चाहिए, हमको कार चाहिए, छोटी कार जो रिमोट पे चलती है।
तो पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा उनसे मतलब ये हो जाते परेशान और बोलते कि जान दो भाई, दिला दो बच्चे को। तो वो बच्चे के अंदर जो जिद है, वो जिद के लिए उसने जितना जुनून से बोलता गया, जब तक उसको खिलौना नहीं मिला तब तक उसने बोला, और जब उसको खिलौना मिल जाता है तब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, सेटिस्फेक्शन आता है। बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि आप नीट को पूरा फोड़ डालने के लिए, क्रैक करने के लिए, आउट ऑफ मार्क लेने के लिए इन दो चीजों को हमेशा अपने दिमाग में बैठा दो। एक तो जिद पकड़ लो कि मुझे आउट ऑफ स्कोर करना है, और उस जिद को पूरा करने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ में अपनी तैयारी को शुरू कर दो। सब लोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, मुश्किल है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत फुल करते हैं, अच्छी तरीके से आप गाइडलाइन का फॉलो करते हैं, तो कोई इसमें दो राहें नहीं है कि आप इस मुकाम पर पहुंच सके। बिल्कुल आसानी से आप लोग पहुंच सकते हैं। तो इसी मुकाम को हासिल करने के लिए कल से, जैसा आप लोगों को बताया भी गया होगा कि हम लोग सिलेबस ओरिएंटेड स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक तो जितना हम अगर लेंगे उतना नाकाफी होता है, इनसफिशिएंट होता है, क्योंकि बेसिक मतलब पूरा उसमें सिलेबस भी एक तरफ से आ जाएगा। ये हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। कई बच्चों के मुझे पर्सनली मैसेज आते हैं, पेरेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर बहुत अच्छा हमको समझ रहा, हमारे बच्चों की जो टोनिंग है, फ्रीक्वेंसी है, वो सभी टीचर से बहुत अच्छे से मैच कर गई, और बच्चे एकदम फैमिलियरली हंसते खेलते बड़े बड़े डिफिकल्ट टॉपिक को आसानी से हजम कर ले रहे, बर्दाश्त कर ले रहे, सीख ले रहे। तो हम लोगों को खुशी होती है कि चलो भाई, हम लोग भी जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स आपसे बहुत खुश हैं। तो कल से जो बैच स्टार्ट होने वाली है सिलेबस ओरिएंटेड, उसके लिए जैसा आपको बताया गया कि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। देखो बच्चों, ये कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, आज नहीं तो कल हमको रजिस्टर करना ही है, और कोचिंग तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नीट का जो सिलेबस है वो कॉलेज में नहीं होता है, कॉलेज में स्टेट बोर्ड की लेवल पर है, पर नीट जो है वो नेशनल लेवल की। तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि फर्स्ट डे का एक लेक्चर, बहुत बड़ी बात है, एक लेक्चर, एक सेंटेंस भी आप मिस ना कर पाए। क्योंकि होता यह है आमतौर पे कि मूवी हम देखते हैं कई मर्तबा, उसमें एक डायलॉग अगर मिस हो गया हमसे, मूवी खत्म होने के बाद हमारे दोस्त वही डायलॉग हमारे सामने बार बार रिपीट कर रहे, तो अपन डिप्रेस हो जाते, कंफ्यूज हो जाते कि यार ये डायलॉग तो मैंने देखा ही नहीं मूवी के अंदर, हालांकि वो डायलॉग आपके सामने से चला गया, आपका ध्यान कहीं और था। तो सेम इसी तरह से स्टडी में भी होता है। स्टडी के अंदर क्या होता है कि आप एक लेक्चर मिस कर देंगे तो उसके अगली कड़ी, नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन यहां पर इस कोचिंग क्लास में हम लोग ऐसा नहीं करते। जो हमने आज पढ़ाया है पूरा, उसकी समरी थोड़ी सी नेक्स्ट लेक्चर के पहले 5 या 7 मिनट में हम देते हैं, ताकि बच्चे ने अगर मिस भी किया हो तो उसको लिंक लग जाए अच्छी तरह से, और वो सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर पूरा खुशी खुशी अटेंड कर पाए। तो आप लोग इस बात को समझिए, आपके पेरेंट्स तक ये मैसेज जल्द से जल्द कन्वे कर दीजिए, एज अर्ली एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन करके। कल से मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट जिन्होंने ये 1 महीने की बेसिक बैच अटेंड किए, वो कल के पहले लेक्चर में हाजिर रहे, प्रेजेंट रहे, तो कल से पढ़ाने का अपना मजा ही अलग रहेगा, और कल से हम पूरा नीट ओरिएंटेड स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर रोकता हूं। क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट एक चैप्टर हमको है स्टैंडर्ड 12 के सिलेबस में, उस वक्त हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने बहुत अच्छे कमेंट दिए, आपने बहुत रिस्पॉन्स अच्छा दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, एंड रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।